इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल के बारे में। कौन से प्रोटोकॉल चाहिए उसको भेजने के लिए, रिसीव करने के लिए, इस सब के बारे में। अब पूछो कि ज्योति, ये एच को हम ईमेल के लिए क्यों यूज़ नहीं कर सकते? ये भी तो मैसेजेस भेजता है, लेकिन एच थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। आप कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो तो सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है, लेकिन ईमेल में कोई आपका एक ईमेल का रिस्पॉन्स आएगा ये ज़रूरी नहीं है। आपने ईमेल भेजा, वो वन साइडेड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और एक डिफरेंस ये है कि आपने अगर एक ईमेल किसी को भेजा है, मान लो एलिस ने बॉब को ईमेल भेजा, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि बॉब तुरंत उसको रिप्लाई करे। ये मैंडेटरी नहीं है, वो कभी भी रिस्पॉन्ड ना करे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बॉब हमेशा आपका उसका जो सर्वर है वो ऑन करके बैठा रहा है, कि मैंने अपना लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है और नहीं तो मैं अपना डेस्कटॉप खोल के बैठा हूँ और जब मेल आएगा तो तुरंत मुझे मिलना चाहिए। तो वो रात को क्या सोएगा नहीं, खाना नहीं खाएगा? तो हमेशा तो कंप्यूटर खोल के वो बैठ नहीं सकता ईमेल रिसीव करने के लिए। तो एचटीटीपी में ऐसा होता है कि जब कोई रिक्वेस्ट आता है क्लाइंट की तरफ से, तो सर्वर हमेशा ऑन होना चाहिए, सर्वर हमेशा रनिंग स्टेट में रहना चाहिए। एचटीटीपी का सर्वर, ठीक है, जिसका कि डिफॉल्ट पोर्ट 80 होता है, तो उस पर वो चलते रहना चाहिए ताकि वो रिक्वेस्ट जब आए तो रिस्पॉन्ड करने के लिए वो तैयार है। लेकिन ईमेल ऐसे नहीं काम करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई चिट्ठी आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा घर के अंदर हो और पोस्टमैन आता है तो नॉक करता है तो आप दरवाजा खोलते हो। नहीं, वो रात के टाइम में भी आके चिट्ठी आपके पोस्ट बॉक्स पर डाल के चले जाएगा। जब आपका मन करेगा पोस्ट बॉक्स के पास जाके उसको खोल के चिट्ठी लेके आ सकते हैं। तो ईमेल ऐसे काम करता है, इसीलिए इसको चलाने के लिए एक अलग सेट के प्रोटोकॉल चाहिए। तो आपने कोई अगर एक ईमेल लिखा, तो उसको लिखने के लिए आपने कोई एक एप्लीकेशन यूज़ किया होगा, जैसे कि थंडरबर्ड हो गया या फिर आउटलुक हो गया। आजकल लोग इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन हमारे टाइम पे हम लोग थंडरबर्ड, आउटलुक, ये सारे टाइप के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते थे हमारे कंप्यूटर पे। तो वो जो हो गया उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक यूज़र एजेंट है मेल लिखने के लिए या मेल रिसीव करने के लिए। फिलहाल अभी यहाँ पे एलिस इज राइटिंग एन ईमेल। तो आपके कंप्यूटर में या फिर एलिस के कंप्यूटर में एक एमटीए क्लाइंट भी चलता रहता है। वो एमटीए का मतलब क्या है? वो मैसेज ट्रांसफर एजेंट है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हो गए सेंड मेल, एक्सएम, ये सारे चीज़ें जो लिनक्स के कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इनमें से एक चलता रहता है। तो उसको हम बोलते हैं कि यह है मैसेज ट्रांसफर एजेंट। ये क्या करता है? ये यूजर एजेंट से जो ईमेल है उसको वो लेता है। मान लीजिए आप हो जीमेल पे और आपका जो दोस्त है बॉब वो है याहू पे, ठीक है। तो आपका जो मेल है वो तो जीमेल के सर्वर पे जाएगा। तो जीमेल जो है वो एलिस से मान लो लैन वैन या फिर नहीं तो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो उसके कंप्यूटर पे जो एमटीए क्लाइंट है वो गूगल जीमेल का जो एमटीए सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करेगा और वो यूज करेगा जो प्रोटोकॉल है उसको बोलते हैं एसएमटीपी, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर का एमटीए क्लाइंट और सर्वर का एमटीए सर्वर जब कनेक्ट करेंगे तो वो ईमेल आ जाएगा अभी गूगल के पास। तो गूगल क्या करेगा? अपने क्यू में सारे मैसेजेस को ऐसे लाइन में स्टोर करके रखेगा। फिर वो मैसेजेस कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, कोई शायद हॉटमेल के पास जाएगा, कोई याहू के पास जाएगा, कोई मैसेज कहीं और जा सकता है, तो ये तो जाएगा याहू के पास। तो गूगल के पास अभी एक एमटीए क्लाइंट भी है जो कि याहू के एमटीए सर्वर को मेल ट्रांसमिट करेगा, वही एसएमटीपी यूज करके। तो वो मेल जब याहू के सर्वर के पास आ गया, वो फिर क्या करेगा? यहां पे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, तो बॉब का भी एक अकाउंट होगा। तो वो जो उसके जो बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स मान लीजिए, उसमें वो मेल को स्टोर करके रख देगा, ठीक है। बस वो मैसेज उधर पढ़ा रहा। तो अभी बॉब रात को शायद सो रहा है, तो सुबह उठा, मेल चेक करने के लिए गया, लैपटॉप खोला, तो उसने भी अपना थंडरबर्ड या आउटलुक कुछ तो खोला होगा, ठीक है। तो वो उसका हो गया यूजर एजेंट। अब याहू का एक एमएए सर्वर है, वो क्या हो गया? मैसेज एक्सेस एजेंट, ठीक है। ये एमटीए से डिफरेंट है। एमटीए क्या करते हैं? मैसेज को ट्रांसफर करते हैं दूसरे एमटीए से। एमएए क्या करता है? बस मैसेज पढ़ने का काम आता है। तो बॉब का जो जो मशीन है उसके अंदर एक एमएए क्लाइंट भी होगा जो कि याहू के एमएए सर्वर से कनेक्ट करेगा। और ये जो कनेक्शन होता है इसके लिए हम यूज करते हैं पॉप प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल,
या फिर नहीं तो IMAP, जो कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इनमें से कोई एक यूज करके ये MAA क्लाइंट जो है, ये याहू के MAA सर्वर से कनेक्ट करके ये पॉप या फिर IMAP, इनमें से कोई एक प्रोटोकॉल यूज करके ये मैसेजेस को एक्सेस करके बॉब के यूजर एजेंट को देता है, और वहां पे बॉब उस मैसेज को पढ़ता है। ये एक ईमेल का फॉर्मेट है। अगर आप मान लीजिए चिट्ठी लिख रहे हैं पोस्टल राउट में भेजने के लिए, तो उसमें आप लिखोगे आप हो कौन, किसको आप लिख रहे हो मेल, और मेल में एक सब्जेक्ट भी होता है, उसका एक हेडर भी होता है कि उसमें डेट वगैरह, आपका एड्रेस, वो सब है, और उसके बाद उसका एक बॉडी भी रहता है। ठीक है, तो उसको अगर हम ईमेल के फॉर्मेट में उसको उसको उस ढांचे में, उस टेम्पलेट में डालने की कोशिश करें, तो इसमें होगा कि वो सेंडर का ईमेल एड्रेस क्या है, रिसीवर का ईमेल एड्रेस क्या है, ये हो गया एनवलप। ठीक है, चिट्ठी का जो एनवलप, उसके ऊपर ये तो लिखा रहा है किससे मेल आ रहा है, किसके पास जा रहा है। फिर आ गया हेडर। ठीक है, हेडर में रहता है कि वो नाम रहता है, ईमेल एड्रेस तो ऊपर रह गया एनवलप में, ये नाम आ गए, डेट आ गया। फिर सब्जेक्ट में उसमें रहता है ईमेल का सब्जेक्ट, आपने तो ईमेल लिखा होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। फिर बॉडी रहता है कि उसमें मैसेज रहता है, बस बॉडी में उतना ही रहता है। तो ये हो गया एक सिंपल ईमेल का स्ट्रक्चर। ईमेल एड्रेसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो गया लोकल पार्ट, एक हो गया डोमेन नेम। ठीक है, लोकल पार्ट तो जो @ के पहले रहता है वो तो आपको सबको पता है। डोमेन नेम का क्या काम है, ये डोमेन नेम से अगर हम एक DNS सर्वर के पास जाके बोलेंगे कि हमको इसका MX रिकॉर्ड दो, ये MX रिकॉर्ड क्या होता है, ये एक ऐसा होस्ट नेम है, ठीक है, जो कि ईमेल्स हैंडल करता है उस डोमेन के लिए। ठीक है, तो इससे हमें एक होस्ट का नाम मिलेगा, होस्ट नेम, जो कि ईमेल हैंडल करता है उस डोमेन के लिए। फिर इसका अगर हम ए रिकॉर्ड निकालेंगे तो हमको वो ईमेल सर्वर का IP एड्रेस मिल जाएगा, और हम उसको ईमेल्स भेज सकते हैं SMTP प्रोटोकॉल यूज करके। तो कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ईमेल भेजने के लिए? आपके लैपटॉप से, ठीक है, गूगल के सर्वर में मेल जाने के लिए जो MTA का प्रोटोकॉल है वो है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर गूगल से याहू तक जाने के लिए, मैं बस गूगल याहू से एग्जाम्पल के ले रहा हूं, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन गूगल याहू यहां पे एग्जाम्पल के ले रहा हूं क्योंकि वो कॉमन ईमेल प्रोवाइडर्स हैं। तो गूगल से याहू तक जाने के लिए जो फिर से MTA यूज होगा, ठीक है, यहां पे ये MTA क्लाइंट और ये हो गया MTA सर्वर, वो फिर से SMTP यूज होता है। एक बार मेल जाके याहू के पास पहुंच गया, उसके बाद बॉब को वो मेल्स पढ़ने के लिए वो कनेक्ट करेगा ये MAA सर्वर के साथ, मैसेज एक्सेस एजेंट सर्वर के साथ, और खुद उसके पास MAA क्लाइंट है, तो वो पॉप और नहीं तो IMAP प्रोटोकॉल यूज करेगा। SMTP एक बहुत ही बेसिक प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। उसमें कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि सेंडर को अगर सर्वर के साथ बात करना है कि मुझे एक मेल भेजना है, तो मैं हेलो बोलूंगा, HELO, ठीक है। और उसके बाद मुझे ईमेल भेजना है ना, तो मैं बोलूंगा चलो ये मेल फ्रॉम जो है, उसके बाद मैं बोलूंगा कि सेंडर ये है। फिर RCPT2, ये इंटेंडेड रेसिपिएंट है, ठीक है, किसके पास वो मेल जाना है। फिर डेटा मार के मैं बोलूंगा कि चलो ये है बॉडी, ठीक है, उसके बाद हम क्विट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक SMTP कमांड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। ये सब कुछ को याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे कि RSET, ये करंट ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, सबको जानने की जरूरत नहीं है, कुछ बेसिक वाले जो हैं वो हमको जानना जरूरी है। जब क्लाइंट कुछ मैसेज भेजता है तो सर्वर की तरफ से रेस्पॉन्सेस भी आते हैं, ठीक है। तो वो रेस्पॉन्सेस कौन से हैं? वो एक हो गया कि पॉजिटिव कंप्लीशन रिप्लाई, ठीक है, कोई भी काम अगर सर्वर को दिया गया है वो खत्म हो चुका है और वो पॉजिटिवली खत्म हुआ है, ठीक है, ये है पॉजिटिव इंटरमीडिएट रिप्लाई। मतलब क्लाइंट बोल रहा है कि मैं मेल भेज रहा हूं, ठीक है, तो सर्वर बोल सकता है ठीक है अभी मेल भेजना शुरू करो, स्टार्ट मेल इनपुट। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन इंटरमीडिएट है, कंप्लीट हुआ नहीं है कोई चीज, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिएंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई, मतलब ये नेगेटिव रिप्लाई है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन ये ट्रांजिएंट है, रिट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि परमानेंटली कोई चीज खराब हो गया है, ठीक है। मेल बॉक्स नॉट अवेलेबल, तो फिर शायद मेल बॉक्स को चेंज करना पड़ेगा जो रिसिपेंट है, या फिर नहीं तो इनसफिशिएंट स्टोरेज है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं, तो रीट्राई कर सकते हो वो जो एसएमटीपी का जो 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 मैसेज है, जो ओरिजिनल मैसेज है, तुम रिट्राई कर सकते हो। तो ये ट्रांजिएंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई, ये सबको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं। और ये हो गया परमानेंट नेगेटिव कंप्लीशन रिप्लाई, मतलब इसमें तो कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, परमानेंट प्रॉब्लम है, रिपीट करने से नहीं सुधरेगा, पूरा शुरू से वो सेटअप कमांड्स देने पड़ेंगे। जैसे कि कोई अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड दे दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कमांड है, कोई सीक्वेंस तुमने गलत कर दिया, बैड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, सब कुछ याद रखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस जानना चाहिए कि इतने तरीके, इतने कैटेगरीज के रिस्पॉन्सेस एसएमटीपी पे आ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो जब जब क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट करता है तो सर्वर बोलता है कि चलो 220 सर्विस रेडी, तो क्लाइंट बोलता है कि हेलो sum.com, और ये sum.com कौन है, ये क्लाइंट के तरफ का जो डोमेन है, ठीक है, जैसे कि जीमेल था एलिस के केस में, वो है। तो सर्वर बोलता है ठीक है 250 ओके, फिर ये बोलता है कि मेल फ्रॉम, ये है सेंडर का ईमेल एड्रेस, सर्वर बोलता है ओके। ये बोलते हैं कि ये रिसीवर का जो है वो ईमेल एड्रेस है, बोलता है ओके। फिर हेडर, हेडर में डेटा जाता है, ठीक है, डेटा का कमांड देता है क्लाइंट, फिर ये बोलता है कि ठीक है स्टार्ट करो, फिर ये भेजता है कि ये नाम ये है, डेट है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक लाइन, फिर बॉडी जाता है, ठीक है, ये सब कुछ होने के बाद एक डॉट जाता है, फिर ये बोलता है कि चलो ओके, फिर ये बोलता है क्विट, ये बोलता है सर्विस क्लोज। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट बेस्ड है, जो भी जाता है सब कुछ टेक्स्ट में जाता है, प्रिंटेबल कैरेक्टर्स में जाते हैं, ठीक है, एस्टैब्लिश करता है, डेटा ट्रांसफर होता है, फिर कनेक्शन टर्मिनेशन भी इसमें होता है। तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो बेसिक वाले हैं कि सर्विस रेडी ओके हो गया, हेलो, मेल फ्रॉम, रिसिपिएंट, ये चीज़ों को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। अभी देखते हैं कि ईमेल्स को हम रीड कैसे कर सकते हैं। तो जब बॉब हो गया, उसको भी ईमेल देखना है, सुबह उठता है और वो देखता है कि चलो मुझे भी मेल देखना है, लैपटॉप खोलता है, थंडरबर्ड या आउटलुक कुछ तो खोलता है। अगर वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जैसा कि वर्जन 3 आजकल लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करके अगर मान लो याहू का उसका अकाउंट है, जिसको कि हमने एग्जाम्पल्स में ले रखा है, और उसको वो मेल पढ़ना चाहता है वहाँ से अपने खुद के मेल बॉक्स से, तो ये क्लाइंट है बॉब, और यहाँ पे है पॉप का सर्वर जो कि हो गया MAA सर्वर, ये याहू पे है। तो बॉब बोलेगा ये मेरा यूज़र नेम है, वो बोलेगा ओके, पासवर्ड है ओके, ऑथेंटिकेट हो गया, फिर बोलेगा मुझे लिस्ट बताओ बॉब, तो ये बोलता है कि चलो ये तुम्हारे ईमेल के नंबर्स हैं और उनके साइजेस हैं, ठीक है, मतलब ईमेल नंबर 1 उसका साइज इतना, ईमेल नंबर 2 उसका साइज उतना। बोलेगा चलो मुझे पहला ईमेल दो, तो ये पहला ईमेल देता है, ऐसे करते करते वो N ईमेल्स रिट्रीव कर लेता है, ठीक है। और पॉप के 2 मोड्स होते हैं, जो डिफॉल्ट मोड होता है वो होता है डिलीट मोड। डिलीट मोड में क्या होता है कि कोई भी ईमेल जब वो रिट्रीव करके देता है बॉब को, उसके बाद वो ईमेल यहां से डिलीट हो जाता है सर्वर से, ठीक है। तो बॉब को अगर वो ईमेल रखना है कहीं पे आर्काइव करके, तो उसको ध्यान से रखना पड़ेगा क्योंकि सर्वर से वो मेल डिलीट हो जाता है। और एक मोड है कीप मोड, कीप मोड में सर्वर से वो मेल डिलीट नहीं होता, सर्वर पे वो मेल पड़ा होता है रिट्रीव करने के बाद, तो बाद में भी कभी तुम रिट्रीव कर सकते हो। अभी थोड़ा सा माइम के बारे में बात करते हैं। माइम होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ये क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि जब SMTP यूज होता है ना मेल भेजने के लिए, तो वो हमेशा 7 बिट ASCII में होता है। ये NVT का मतलब है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, तो उसमें 7 बिट के जो ASCII जो प्रिंटेबल लेटर्स होते हैं ना, वही यूज होते हैं। जैसे कि हो गया आपका A to Z, A to कैपिटल Z, 0 to 9 और प्लस डिवाइडेड बाय स्लैश, ऐसे सिंबल्स होते हैं। तो लेकिन आप तो मेल में कुछ भी भेज सकते हो, पिक्चर हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी अटैचमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया, तो वो तो बाइनरी में है, तो उन सबको हमको एनकोड करना पड़ेगा। एनकोड करके उसको 7 बिट NVT ASCII कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो SMTP यूज करके ईमेल के सिस्टम में जा सके, ट्रांसमिट हो सके। लेकिन उसके ऊपर फिर हेडर पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनकोड कर देने से नहीं होगा ना, वो किस टाइप का मैसेज है, उसका लेंथ कितना है, क्या नहीं, तो वो पूरे सिस्टम को हम माइम बोलते हैं। जब वो मैसेज जाके फिर रिसीवर के पास, बॉब के पास पहुंचता है, तो फिर से वो माइम यूज करके डिकोड करते हैं। तो पिक्चर निकल आया, वीडियो निकल आया,
वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल का स्प्रेडशीट जो भी है वो नॉन ASCII कोड में फिर बॉब को यहाँ पे मिल जाता है। तो कौन सा डेटा है, कैसे एनकोड हुआ है, वो बोलने के लिए एक माइम का हेडर यूज होता है, जिसमें कि माइम का वर्जन होता है और उसमें टाइप और सब टाइप होता है। हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कि जो टाइप्स है कि पिक्चर है, वीडियो है, टेक्स्ट है, तो वो इसमें कंटेंट टाइप में रहता है, वो हेडर में रहता है। एनकोडिंग किसका किया है हम आगे जाके देखेंगे। अलग अलग टाइप्स के एनकोडिंग है, एक एक एनकोडिंग नहीं होता, डिपेंड करता है कि तुम क्या यूज़ किए हो एनकोड करने के लिए। तो वो जो एनकोडिंग का जो जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, मतलब अटैचमेंट जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कंटेंट आईडी यूज़ किया जाता है और उसका एक डिस्क्रिप्शन भी है कि ये जो कंटेंट को हमने एनकोड किया है इसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक, तो ये माइम के हेडर में होता है। तो जो कंटेंट टाइप था माइम के हेडर में, उसका टाइप सब टाइप था, तो वो टेक्स्ट मान लो अगर टाइप है तो सब टाइप वो प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, HTML हो सकता है। ठीक है, मल्टी पार्ट का क्या मतलब है? मतलब ये जो बॉडी है उसमें बहुत सारे माइम एनकोडिंग्स है। मतलब मान लो तुम्हारा जो ईमेल का जो मैसेज है वो तुमने आस्काई में नहीं लिखा होगा, शायद वो तुमने कोई जापानीज या चाइनीज में लिखा होगा, वो एक पार्ट हो गया। और बहुत सारे मे बी इमेजेस हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी है। तो बॉडी, तो अगर इसका जो सब टाइप अगर मिक्स्ड है, इसका मतलब है बॉडी कंटेन्स ऑर्डर्ड पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इस प्रकार से इमेज के टाइप्स हैं जेपेग, वीडियो, MPEG। तो इस प्रकार से इस सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद नहीं रखता। बस जानने की जरूरत है कि एक टाइप होता है, फिर उसके सब टाइप्स होते हैं, ताकि हमको पता चले कि कौन से चीज को तुमने एनकोड किया है माइम यूज करके। तो चलिए, ये जो बेस 64 एनकोडिंग है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। वो देखते हैं कि ये एनकोडिंग कैसे काम करता है। तो हमारे पास है डेटा जो कि है नॉन ASCII डेटा, और हमने इनको 8 बिट्स में ले लिया। ये देखिए 8 बिट है, 8 बिट है, 8 बिट है। बाइनरी डेटा ऐसा ही होता है। इसको मान लो ये सेट ऑफ बिट्स है। इन सबको कंबाइन करके अगर हम 6 करके स्प्लिट कर ले, 6 क्यों किया है? क्योंकि बेस 64, ये जो 64 का नंबर है ना, ये 2 to the power 6 होता है। ठीक है, तो हमको अगर 6 बिट्स मिल गए तो विथ 6 बिट्स यू कैन रिप्रेजेंट 64 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, राइट। तो इसलिए हमने 6 करके इनको डिवाइड कर लिया। फिर इसका वैल्यू 51, इसका 8, इसका 4, इसका 57 आ गया। फिर हमने एक बेस 64 कन्वर्टर लगाया, और ये कन्वर्टर अगले पेज में मैं दिखाता हूं कि वो कैसे काम करता है। और उसके बाद हमको ये कैरेक्टर्स मिल गए। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ASCII डेटा है। ठीक है, और ये ट्रांसमिट हो सकता है, एक 7 बिट NVT ASCII चैनल में ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो 8 बिट के थे ना, ये ट्रांसमिट शायद ना हो पाते, क्योंकि 8 बिट का 7 बिट के चैनल में नहीं जा पाएगा, लेकिन ये जा पाएंगे। यह है आपका बेस 64 कन्वर्जन टेबल। जो वैल्यू ऊपर निकल के आया था, जो 8 आया था, तो वहां पे आप ये वाला जो ASCII कैरेक्टर है वो लगा दोगे। 57 आया था, 57 में ये 5 यूज कर लिया। तो ऐसे तो डेटा को 8 बिट में लो, कंबाइन करो, 6 बिट्स में स्प्लिट कर लो। फिर वो 6 बिट का जो जो डेसिमल वैल्यू है वो निकालो, फिर वो वैल्यू को आके इस टेबल में देखने की कोशिश करो। जो भी उसका कोड है उसको उठाओ और उसको वहां पे रख दो, तो वो तुम्हारा बेस 64 कन्वर्शन हो गया। डिकोडिंग के टाइम क्या करना है, ये जो लेटर्स है, मान लो वहां पे y है तो उसको 50 मानेंगे, 50 के 6 बिट्स निकलेंगे, तो वो 6 बिट्स यहाँ पे लिख देंगे। मान लो उसके बाद एक 9 है तो 61 आया तो उसके 6 बिट्स लिख दिए। ठीक है, ऐसे करते करते T आ गया मान लो, तो ये 30 को लेके उसके 6 बिट्स यहाँ पे लिख दिए, और Q आया 53, उसके 6 बिट्स लिख दिए। तो ये कितने हो गए? 24 बिट्स हो गए। लेकिन अगर 8 बिट का डेटा ओरिजिनल था तो उससे 8 8 8 के 3 बाइनरी वैल्यूज हमारे निकल के, नॉन ASCII कैरेक्टर्स हमारे निकल के आ सकते हैं। तो ऐसे ये बेस 64 इनकोडिंग डिकोडिंग काम करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर कोई थंडरबर्ड, आउटलुक ये सब यूज नहीं करता। आजकल हम लोग जीमेल पे जाते हैं, क्रोम या कोई भी जो ब्राउज़र होता है, ब्रेव या जो भी आजकल यूज़ करते हैं लोग, उसको खोलते हैं और उसके अंदर हम जीमेल या याहू जो भी ईमेल प्रोवाइडर आप यूज़ करते हो उसके वेब वर्जन में जाते हैं, उसके अंदर जाके मेल्स देखते हैं, मेल्स लिखते हैं, वो सब करते हैं।
तो वो कैसे काम करता है हम देखेंगे, ठीक है। मान लो एलिस ओल्ड फैशनड है, तो वो थंडरबर्ड यूज़ करके उसने मेल लिखा जो कि SMTP यूज़ करके आ गया, ठीक है। गूगल के पास मान लो आ गया, तो गूगल ने याहू को भेज दिया, ठीक है, SMTP फिर से यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे जब बॉब वो मेल को पढ़ने की कोशिश करेगा, उसके पास मान लो थंडरबर्ड नहीं है या आउटलुक नहीं है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करके वो नहीं करना चाहता, तो वो सीधा ब्राउज़र में जाएगा, ब्राउज़र में जाके याहू में जाएगा। याहू के जो 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 मेल है, तो वो वेब एप्लीकेशन के पास जाने के बाद वो क्या करेगा, HTTP यूज़ करके सारे मेल्स अपना पढ़ेगा। तो यहाँ पे कोई MAA का काम नहीं आया, या कोई IMAP या POP3, ये सारे प्रोटोकॉल्स का काम नहीं आया। तो बॉब सीधा HTTP यूज़ करके अपना मेल्स पढ़ ले, जैसे कि हम लोग Gmail के अंदर जाके करते हैं, वो याहू मेल में जाके उसने किया। दोनों के दोनों भी HTTP यूज़ कर सकते हैं। मान लो एलिस ने थोड़ा सा अभी मॉडर्न मेथड्स यूज़ करना शुरू किया, तो वो उसने भी Gmail को लॉग इन किया अपने ब्राउज़र पे, तो HTTP यूज़ करके उसने ईमेल लिखा। लेकिन गूगल से याहू के पास वो ईमेल SMTP ही यूज़ होके जाने वाला है, ठीक है। तो ये SMTP यूज़ होने वाला है इसमें। बॉब याहू मेल के वेब एप्लीकेशन में जाके अपना ब्राउज़र यूज़ करके मेल उसने पढ़ लिया। जैसे कि आप कोई जीमेल का मैसेज लिख रहे हो किसी और के जीमेल, तो उसमें क्या होता है कि ये वाला पार्ट नहीं रहता, ठीक है। सो यू आर हियर एंड यू हैव रिटन एन ईमेल एंड इट इज स्टोर्ड हियर इन गूगल्स मेल सर्वर, एंड समवन एल्स who is also on Gmail, does an HTTP connection and reads the email from the same server. So SMTP is not involved, क्योंकि Gmail से Gmail जा रहा है। लेकिन Gmail से Yahoo जाने वाला है, तो वो SMTP होके जाएगा। दोनों साइड पे आप you can use MTA for sending emails, or you can use MAA for receiving emails, or you can use web access using HTTP inside a web browser. You can also write or read emails, जो कि आजकल ज़्यादा होता है। थैंक यू।